चुनाव में आया पाकिस्तान। कांग्रेस लिख करके दे तो देश में संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। चुनौतियों से सियासत हैरान। आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आए। फुल स्पीड में चुनावी घमासान। अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैच रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। मोदी की चुनौती क्या कांग्रेस को कबूल है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज पटना से आप हमारा ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं क्योंकि अब हमारा राजलीला का कारवां देखिए शुरू हुआ था उत्तराखंड से, फिर हम पहुंचे उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार से पश्चिम बंगाल, झारखंड, वापस बिहार में पहुंचा है। लेकिन सियासत भी इसी तेज रफ्तार से चल रही है। देखिए अब नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। उन्होंने हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर यह कहकर कि मैं कांग्रेस पार्टी को ये चुनौतियां दे रहा हूं, मैं राहुल गांधी को चुनौतियां दे रहा हूं। एक तो गारंटीज पर, एक आरक्षण को लेकर, कई सारे मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधा कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। इधर अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से जवाब दे रही है। पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है सरकार के खिलाफ। कैसे नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोका जाए, इस तरफ जाती हुई ताकत एक तरफ है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीतियों के साथ अपने अंदाज में विपक्ष को धराशायी करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। कई खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि देखिए अब चरम पर है। 2 फेज का चुनाव हो गया है, तीसरे फेज का होना है, उसके बाद लगभग आधा हो जाएगा। 4 जून का सबको इंतजार है कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि घमासान की सीमा आज कहां पर पहुंची है। मेरी पहली चुनौती है कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देगी। मेरी दूसरी चुनौती है कांग्रेस लिख करके दे संविधान से मिला आरक्षण का अधिकार नहीं छीनेंगे। मेरी तीसरी चुनौती है कांग्रेस लिख करके दे कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ओबीसी को काट करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने का वो किसी भी अपने साथियों की सरकारों में, राज्यों में इस प्रकार का पाप नहीं करेंगे। चुनाव के बीच चुनौतियों वाली सियासी दरिया भी बहने लगी। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजहां को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। दरअसल पीएम मोदी की इन चुनौतियों की जड़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिसमें वादा किया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी गरीबों के आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाई जाएगी। अल्पसंख्यकों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। इन वादों के बाद बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उन आरोपों को खारिज कर रही है। मेरा एक ही सवाल है गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से। अभी 50% सीमा है आरक्षण अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए। तमिलनाडु का एकमात्र कानून है जो हमारे संविधान के 9वें शेड्यूल में शामिल हुआ है। वो 1994 में जब नरसिम्हा जी 94 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और जयललिता जी मुख्यमंत्री थी तब 9 शेड्यूल में डाला गया था। वो एकमात्र राज्य है। अलग अलग राज्यों में वो 50% क्रॉस किया गया है, पार किया गया है, पर वो संवैधानिक दर्जा नहीं है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधा है, क्या आप ये 50% की सीमा हटाएंगे कि नहीं? इस बीच आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब न रहेगी सरकारी नौकरी न मिलेगा आरक्षण। भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। बहरहाल बात सिर्फ चुनौतियों तक ही नहीं रही, आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को खुली चेतावनी दे दी। 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं और मैं कांग्रेस के शाही परिवार को, कांग्रेस के शाहजादे को खुली चेतावनी देता हूं। अगर उनके हिडन एजेंडा है
तो हिम्मत के साथ देश के सामने आके कहे। कहते हैं चुनावी समर बड़ा भयंकर। देसी मुद्दों के साथ विदेशी कनेक्शन भी हथियार बन रहा है। जब तक पाकिस्तान की चर्चा न हो तो सियासी हथियार को धार ही नहीं मिलती। सीमा पार से गोलीबारी होती थी। हमारे सैनिकों को जवाबी फायरिंग के लिए दिल्ली से इंतजार करना पड़ता था। जवान शहीद होते थे, लेकिन कार्रवाई के लिए दिल्ली परमिशन नहीं देता था। कांग्रेस सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी। उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस को चुनौतियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, मैस रेपिस्ट को वो हिंदुस्तान से भागने देंगे। 400 महिलाओं का रेप किया, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उसको जर्मनी जाने से नहीं रोका। उनके पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। ये उनकी गारंटी है। अगर आप भ्रष्ट राजनेता हो, मैस रेपिस्ट हो, तो बीजेपी आपकी रक्षा करेगी। चुनाव के तीसरे फेज में 5 दिन बचे हैं। 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जुबानी तीर और सियासी हथियारों की धार से विरोधियों को पस्त करने की कोशिश भरपूर हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो आइए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें, उसके बाद से चर्चा की शुरुआत कराएंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी, मुझे जानकारी दी जा रही है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सत्यप्रकाश मिश्रा जी को स्टूडियो बहुत पसंद आ रहा है। जब से मैं स्टूडियो से हटी हूँ तो वो हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडियो में जाके वो विराजमान हो जाए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं जी। सवाल है कि आप सत्ता में हैं, विपक्ष को आप चैलेंज कर रहे हैं, आखिर इसका तात्पर्य क्या है? अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने भी जो सरकारें रही हैं देश में, उन सबका आपने लेखा जोखा पढ़ा है, उनका ब्यौरा पढ़ा है। अगर आज जामिया मिलिया में आरक्षण नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आज अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को छोड़ के किसी दलित को, किसी ओबीसी को, किसी और समाज को, आदिवासी को आरक्षण नहीं मिलता है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की देन नहीं है? कश्मीर के भीतर 2014 के पहले या 2019 के पहले, जब तक कि प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 का सफाया नहीं कर दिया, तब तक कांग्रेस पार्टी ने क्या इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं की थी कि कश्मीर के भीतर जो दलित समाज के लोग थे वो सफाई कर्मी बनने के योग्य भी उनको नहीं माना जाता था? उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव था? कोई आरक्षण नहीं था, कोई वहां पर कानून नहीं था। और ये तो आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आपने देखा होगा कि 2 प्रधानमंत्री, 2 विधान, 2 संविधान वहां पर चलते थे। यानी कश्मीर में अलग तरह का कानून था, कश्मीर में अलग तरह का झंडा था, कश्मीर में अलग तरह के प्राविधान थे, और किसी भी एक भी दलित को, किसी एक भी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला, आदिवासी को आरक्षण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। एक तुष्टीकरण की इनकी हमेशा से नियत रही है, और यही वजह है कि चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पूरा देश हो, जो इनके सहयोगी दल है, उनकी सरकारों को आप उठाकर देखिए, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, किस प्रकार से दलितों का आरक्षण छीनकर, किस प्रकार से ओबीसी समाज का आरक्षण छीनकर, किस प्रकार से आदिवासी समाज का आरक्षण छीनकर तुष्टीकरण के आधार पर मुस्लिम समाज को देने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए आज अभय दुबे जी आए, मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस पर ये स्पष्ट करें कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार है, लिख कर देने के लिए, या बोलकर भी देने को तैयार है कि ये पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को नहीं देंगे, या आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुस्लिम समाज को नहीं देंगे, ये शेड्यूल कास्ट समाज का आरक्षण छीनकर मुसलमान समाज को नहीं देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी कहने की स्थिति में? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा, आप उठाकर अगर देखिएगा, ट्रिपल तलाक को लेकर शाहबानो प्रकरण के लिए पूरा का पूरा अभय दुबे जी को अब दिखाइए। संविधान में पूरा बदलाव किया गया, राजीव गांधी जी की सरकार थी। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, अब आपकी बारी है। शलभमणि जी अब रुक जाइए। अभय दुबे जी, देखिए तुष्टीकरण के आरोप पर वो घेर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मैं उम्मीद करूंगी, देखिए आप अपना जो सोच कर आए हैं वो तो बोलेंगे ही, लेकिन वो सीधा सीधा जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू में जो आरक्षण
बंद है अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, उस पर उनका स्पेसिफिक सवाल है। और जो आदिवासियों का, और देखिए आपने पहले डराया कि वो आरक्षण खत्म करेंगे, अब वो देश के सामने ये डर रख रहे हैं कि आप लोग आएंगे तो आदिवासियों का, जो पिछड़ी जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब है, सबका आरक्षण लेकर तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिमों को दे दें। अभय जी। अंजना जी नमस्कार। मेरे देश के प्रधानमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से देश को संबोधित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। के और वर्गों में जातियां नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, वहां पर बैकवर्ड नहीं। जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी है, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, मतलब लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। आप अगर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 70 जातियों को, मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे और गर्व से बताएं तो वो गौरव का विषय हो गया। और जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं किया, जिस कर्नाटक का आरोप लगा रहे हैं, वो देवेगौड़ा की सरकार ने 1995 में दिया था। उसके बाद आपकी सरकार 2006 में गठबंधन की आई। साहब क्या किया आपने? उसके बाद 2008 में येदुरप्पा जी की सरकार आई, क्या किया आपने प्रधानमंत्री जी? आपने कैसे आरक्षण पर वार किया? 400 पार, मतलब आरक्षण पर वार कैसे, मैं बताता हूं। आपने प्रधानमंत्री जी ये लिख कर दे दिया लोकसभा में कि जो हम पीएसयूज हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम है, जिनको हम बेच रहे हैं, बेच देने के बाद उन 4,80,000 लोगों का जो SC ST OBC के हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आपने लेटरल एंट्रियां प्रारंभ कर दी। अभी बिरला साहब की बिटिया को एक लेटरल एंट्री दिलाई है आपने, जो सीधे सीधे IAS के पद पर आप नियुक्त कर देंगे। उसमें रिजर्वेशन के सारे प्रावधानों को आपने ताक में रख दिया। प्रधानमंत्री जी, इस देश में जब आप एक के बाद एक 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए थे तो उसमें 80% SC ST और OBC के किसान थे। जब आपने एक के बाद एक उनकी जमीन हथियाने के कानून लेकर, अध्यादेश लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी, जब SC ST OBC के उसमें किसान थे। प्रधानमंत्री जी आपने सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र क्या दिया है, देश को बताइए। महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में प्रधानमंत्री जी आपने कह दिया कि आर्टिकल 246 अर्थात देश के संविधान के अनुच्छेद 246 में से 7 शेड्यूल में एंट्री 69 में जातिगत जनगणना केंद्र का अधिकार है, हम नहीं कराना चाहते। जो कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी ताकि हम अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को न्याय दे सके, तो आपने उसी शपथ पत्र में लिख दिया कि हाँ 130 करोड़ लोगों की जातिगत जनगणना हुई थी। वो जातिगत जनगणना की हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार सेंसस को दी गई थी। आपने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनागरिया की एक कमेटी बनाई और यह भी कह दिया उसी शपथ पत्र में कि आज तक उस कमेटी की ना तो मीटिंग हुई है, ना उसके सदस्यों का निर्धारण हुआ। बिहार के केस में भी आपने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि हम नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? और मुझे दुख हुआ आज अंजना जी, बहुत दुख हुआ। मेरे देश में यही सोचता था कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान क्यों नहीं लेते चीजों का। आज पता लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरे देश के पाकिस्तान का टेलीविजन देखते हैं, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल देखते हैं। वो मणिपुर में उन महिलाओं की निर्वस्त्र कर दी गई वेदनाओं का ट्विटर हैंडल नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते। वो लखीमपुर में रोड पर मार दिए गए किसानों के दृश्य नहीं देखते, ट्वीट पर उनके लिए खबरों को नहीं देखते। वो 50 लाख उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा के बच्चों की वेदना नहीं देखते। वो दिल्ली में तिल तिल कर तड़पा तड़पा कर मारी गई महिला पहलवानों के दृश्य नहीं देखते। वो कर्नाटक में 2900 बलात्कार के आरोप जिस पर लगे हैं प्रज्वलना, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसके कुकृत्य नहीं देखते प्रधानमंत्री जी। और तो और दिसंबर 2023 में आप ही के एक सांसद का चुनाव लड़ने वाला आदमी ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी के चिट्ठी लिखी थी ऑफिशियली कि उसके पास पेन ड्राइव है जिसमें 2900 ऐसे यौन उत्पीड़न के प्रकरण है जिसमें दिखाई देता है कि बलात्कार किया गया है, संभावना है। तब भी उसके बावजूद 14 अप्रैल 2024 को आप मंच पर मैसूर की सभा में जवाब सुनिए शलभ मणि जी, हो गया अभय जी, अब जवाब सुनिए शलभ मणि जी। बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने घेरा है। एक बार जब मैं बोलने लगूं तो ऑडियो थोड़ा नीचे कर दीजिए क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, वो लगातार बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं अब सवाल पूछ रही हूँ। शलभ मणि जी, उनका प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले जो ये फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, इस पर वो कह रहे हैं कि आप लोग पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स और वहां के न्यूज चैनल देख रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जो तमाम प्रश्न उन्होंने किए हैं उस पर छोटा सा जवाब, फिर आगे बढ़ूंगी।
देखिए, अब आपने देखा ना कि धारा 370 पर एक शब्द इन्होंने नहीं बोला, आज भी लिखकर देने को तैयार नहीं है कि धर्म के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती, धर्म के आधार पर आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि दलितों को आरक्षण छीनकर हम मुसलमानों को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास रहा है, जामिया मिलिया पर एक शब्द नहीं बोल पाए। जामिया मिलिया में अगर आज पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी ने प्राविधान किया। एएमयू में इन्होंने प्राविधान किया। अभी भी राहुल गांधी जाते हैं तो 370 की बात करके आते हैं कि हम 370 दोबारा लगाएंगे कश्मीर के भीतर। क्यों? क्योंकि दलितों को जो आरक्षण मोदी जी ने दिया है वो छीनना है, छीनकर मुसलमानों को देना। पिछड़ों का जो आरक्षण मोदी जी ने दिया 370 का सफाया करके, वो वापस छीनकर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां मुसलमानों को देंगे। आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है उसको वापस से लाकर मुसलमानों को देंगे। और तो और जो उत्तर प्रदेश में इनके सबसे करीबी जो सहयोगी है समाजवादी पार्टी, अंजना जी, 2016 में 13.5% आरक्षण मुसलमानों को देने का प्राविधान करके केंद्र को इन्होंने फाइल भेजी और कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया। उत्तर प्रदेश की घटना है, 2016 की घटना है। उसके बाद जनता ने इनको उस लायक छोड़ा नहीं। अखिलेश यादव जी की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के साथ समर्थन से कि 13.5% आरक्षण उत्तर प्रदेश में दिया जाए, मुसलमानों को दिया जाए। यह कांग्रेस पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेशन था, इनकी कोशिश थी। इस प्रकार की इनकी नियत रही है। और रही बात पाकिस्तान की, तो क्यों नहीं करेंगे? धारा 370 के मसले पर क्या राहुल गांधी की भाषा और इमरान खान की भाषा एक नहीं है? क्या पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस पार्टी की भाषा एक नहीं है? पाकिस्तान भी कहता है कि 370 को दोबारा लागू करो, राहुल गांधी भी कहते हैं कि 370 को दोबारा लागू करो। वहां से जो तमाम शरणार्थी आते हैं, जो दलित समाज के हैं, जो पिछड़ों समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं, जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के साथ पाकिस्तान गए थे, उनको अगर मोदी जी नागरिकता दे रहे हैं तो उसका विरोध कौन करता है? उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। क्यों? क्योंकि आदिवासी और दलितों से इनको नफरत है। ये कहते नहीं होना चाहिए। और आज वहां के केंद्रीय मंत्री अगर कह रहा है, फवाद चौधरी अगर ये कह रहा है कि भारत में राहुल गांधी को लाना चाहिए, राहुल गांधी की सरकार बननी चाहिए, मोदी नहीं चाहिए, तो इसका समर्थन कौन कर रहा है? पाकिस्तान को क्यों चिंता है कि राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? आखिर क्या कारण है कि 370 के मसले पर पाकिस्तान भी विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, राहुल गांधी विरोध करते हैं? अभय जी एकदम छोटा सा जवाब। जो केंद्रीय मंत्री है कोई मामूली आदमी नहीं है। सुनील जी भी इंतजार कर रहे हैं और एकदम छोटा सत्य प्रकाश जी भी। प्लीज मुझे लगता है अभय जी छोटा सा जवाब। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर मेरे मित्र विधायक शलमणि त्रिपाठी जी पढ़ते लिखते नहीं है। ये राज्यों के अधिकार में ही नहीं कि SC/ST का रिजर्वेशन में कोई अंतर लेकर आ सके या किसी का हक छीनकर किसी को दे सके। ये प्रेम पत्र है प्रधानमंत्री जी का, पाकिस्तान को लिखा हुआ। शर्म आती है मुझे इस प्रेम पत्र को जब पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जी कब लिख रहे हैं ये पत्र? ये लिख रहे हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान आई एक्सटेंडेड द ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के नागरिकों को पाकिस्तान दिवस की बधाई देता हूं। वो पाकिस्तान का दिवस 23 मार्च 1940 जब पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी थी, वो पत्र प्रधानमंत्री जी बंटवारे के लिए पाकिस्तान को बधाई देते हैं और हिंदुस्तान के लोगों का संज्ञान नहीं। इसीलिए तो कहता हूं कि पाकिस्तान परस्ती। और ये कह रहे हैं आर्टिकल 370। अरे देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री को राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर गए थे, उनकी हत्या नहीं गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। रजनी बाला की हत्या कर दी गई। देखा आपने कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तबियत खराब हो जाए तो स्वास्थ्य पूछते हैं, मेरे दोस्त तबियत कैसी है तुम्हारी? वहां बिन बुलाए मेहमानों की तरह सत्यप्रकाश मिश्र जी, सत्यप्रकाश मिश्र जी, मुझे पठानकोट में ISI को बुलाते हैं जी। आरक्षण पर भी नए सिरे से ये जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, एक बार दर्शकों को दिखा दे। सत्यप्रकाश मिश्र जी आपका रिएक्शन लेंगे। पीएम नए सिरे से जो हमला कर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला है। कांग्रेस दो रणनीतियों पर काम कर रही है। नाम पर समाज को बांटना और दूसरा तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक एकजुट करना। लड़ाई तो इसी बात की है ना सत्यप्रकाश मिश्र जी, कि आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर दो ध्रुव बन जाए, दो धुरी बन जाए, और वो चाहते हैं कि जाति का एक वो जो अलग अलग समीकरण है वो जिंदा रहे तो उनको लाभ होगा। तो आप लोग सब अपनी अपनी गोटियां बिसात पर बिछा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या है ये सत्यप्रकाश जना जी? एनडीए ने चुनाव का प्रचार पूरी की पूरी विधिवत जो 10 साल काम हुआ उसकी जानकारी देकर शुरू की, और नारा सबका साथ सबका विकास है, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सामाजिक न्याय की बात करने वाली एनडीए में कई पार्टियां हैं जिनका नारा है सामाजिक न्याय के साथ विकास।
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल यहां तक कह चुके कि विपक्ष से हम सकारात्मक भूमिका चाहते हैं इस देश के निर्माण में। संसद में कहा और जनता के बीच कहा। ये बात कब शुरू हुई कि बांटा जाए? जो भारत जोड़ने की यात्रा करने वाली पार्टी थी वो भारत को तोड़ने की यात्रा चुनाव में शुरू कर चुकी। जब उसने कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, शायद संविधान बदल देंगे, शायद इस तरह की कई टिप्पणियां राहुल गांधी के स्तर पर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे के स्तर पर आई, तो जवाब देना जरूरी था। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी कमीशन है, जो मंडल कमीशन है, अगर उसके अनुरूप कोई बात रखी है कि जो मुस्लिम समाज का ओबीसी है उसको आरक्षण मिलता है इस देश में, 90 के दशक से मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 और 90 के बीच 2 बार बनी और दोनों बार मंडल कमीशन के रिपोर्ट को छिपाए दबाए बैठी रही, आरक्षण नहीं दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी को कोट करते हुए थोड़ा अचरज जरूर होगा सुनने वालों को कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने उस समय आरक्षण पास करने वाली सरकार के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को ब्रिटेनिया साम्राज्य का प्रधानमंत्री बताया सितंबर 1990 में। और जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर है, अभय दुबे जी लेटर बहुत दिखाते हैं, लेके आते, पता नहीं उसमें क्या लिखा रहता है। सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पर अभय दुबे चुप्पी मार देंगे, राहुल गांधी चुप हो जाएंगे। सच्चाई है ये कि कांग्रेस इस देश में आरक्षण की घनघोर विरोधी पार्टी रही है। समाजवादी पार्टी जो इनकी घटक दल है, वो पार्टी दलितों के सरकारी नौकरी के प्रमोशन के आरक्षण के खिलाफ संसद में वोट कर चुकी है। लगातार प्रखर रही है समाजवादी पार्टी दलितों के रिजर्वेशन के खिलाफ। अभय दुबे का मुंह नहीं खुलेगा इस पर, राहुल गांधी के मुंह से जबान नहीं निकलेगा इस पर कि समाजवादी पार्टी रही है कि नहीं रही है। महिला आरक्षण विधेयक को लंबे समय तक संसद में फंसाए रखना, पेच में पेच फंसाए रखना किस पार्टी ने किया इस देश में? अभय दुबे का मुंह नहीं खुलेगा। अगर थोड़ी शर्म बची है ना दुबे जी, तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर इसी चुनाव में निकल जाइए। ये वो पार्टी है जो देश में आरक्षण के हटाने को लेकर के हमेशा मुस्तैद रही है। कभी नहीं दिया किसी प्रकार का आरक्षण। 1950 लाइव टीवी पर अब आप लोग एक दूसरे को पार्टी बदलने के लिए बोलने लगे हैं। 1950 से लेकर 2024 में बैठे हैं। देखिए ये गजब हो गया। लाइव टीवी पे प्रकाश मिश्रा जी कह रहे हैं, आइए भाई इधर आइए। पर समर्थन किया। सुनील जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लैटरल एंट्री पे आता हूं। अभय जी ये बार बार कह रहे हैं लैटरल। अभय जी देखिए ना, आपकी पार्टी के कई प्रवक्ता चले गए हैं ना उधर एंड टाइम पे, इसीलिए उनका मनोबल भी बढ़ा है। कितने प्रवक्ता थे जो एक दिन पहले तक आपके साथ थे, अगले दिन चले गए। एक बार सुनील जी बोल ले, फिर लौटती हूँ आपके पास। सुनील जी छोटा सा एक कमेंट आपकी तरफ से। देखिए बार बार ये तमाम विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है? डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो बताएं एएमयू में क्या हुआ, जामिया में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुसंख्यक एकजुट हो। उस ध्रुवीकरण से उनको फायदा होता है हर बार। देखिए अंजना जी, मैं दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात की एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ वो अपनी विफलताओं को छिपाने की जगह खोज रहा है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में न किसान की आय पर बात कर रहे हैं, न महंगाई पर बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, न देश की सीमाओं पर बात कर रहे हैं, न देश की संसद पर बात कर रहे हैं, किसी पर भी बात नहीं कर रहे हैं। ना तो स्मार्ट सिटी पे बात कर रहे हैं, ना स्मार्ट गांव पे बात कर रहे हैं, न गरीब पे बात कर रहे हैं, न महिला पे बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान, मंगलसूत्र, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और आरक्षण को लेके मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इस बात को स्वीकार कर रहा हूं जो सत्यप्रकाश मिश्रा जी कह रहे थे। पहले कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह आरक्षण विरोधी थी, लेकिन अब वो कांग्रेस नहीं है। अब कांग्रेस वो नारा लगा रही है जो समाजवादी सोशलिस्ट लोग लगा रहे थे कि जातीय जनगणना कराएंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अंजना जी, ये बात सुनने के बाद हो सकता है बहुत लोगों के सीने पे सांप लौटे। आरक्षण ओबीसी एससी का घटाएंगे नहीं, जाति जनगणना कराने के बाद उनका बढ़ाएंगे। और आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में या संस्थानों में नहीं देंगे, प्राइवेट संस्थानों में भी देंगे और सरकारी संस्थानों में भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था,
ओबीसी एससी की बात आपके मुंह से अच्छी लग रही है? अंजना जी, इसी देवरिया में जहां से विधायक होकर के आते हैं शलभ जी, एक दुर्भाग्यवश घटना हुई, 2 परिवारों में हत्याएं हो गई और ये विधायक जी एक परिवार के साथ खड़े रहे और जो पिछड़े समाज से परिवार आता था उसके साथ नहीं खड़े हुए। जो भारतीय जनता पार्टी आज भी पिछड़े और दलितों से उनको हीन भावना से त्रिपाठी जी पर सीधा आरोप है। त्रिपाठी जी अब जवाब देंगे इसका, उसके बाद आ रही हूँ सत्यप्रकाश जी। आज भी त्रिपाठी जी मन में जलन होती हो, सीधा आपके विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए मिस्टर जी जी। नहीं, सीधा मुझे केवल अंजना जी अपने जवाब, हमारी विधानसभा क्षेत्र जरूर पहुंचे सुनील जी, तो मैं बताना चाहूंगा देवरिया पर सीधा सवाल। ये जिनके साथ खड़े थे, लोग थे जो आत्महत्या कर रहे थे। हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। ये जिनके साथ खड़े थे देवरिया में अंजना जी, उनके खिलाफ भू माफिया के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और समाजवादी पार्टी का तो चरित्र रहा है ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का। हम उनके साथ खड़े थे जिनके छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे, जिनके खिलाफ 107/16 का 151 का भी मुकदमा दर्ज नहीं था। और इनके मुंह से आरक्षण की बात, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने उसका विरोध किया था? जो सुनील साजन से पूछ लीजिए। बकायदे बिल फाड़ा था, बकायदे पार्लियामेंट के भीतर जब वोटिंग हो रही थी तो प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किसने किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भूमाफिया किसने बताया? आजम खान भाषण देते थे और बगल में सुनील यादव साजन बैठे होते थे और इनकी पार्टी के अखिलेश जो तमाम लोग बैठ के तालियां बजाते थे जब आजम खान कहते थे कि एक शख्स की मूर्ति लगी होती है जो हाथ उंगली आगे किया रहता है और जहां उसकी मूर्ति लगती है वो भूमाफिया की तरह जमीन कब्जा कर लेता है। ये लोग थे। इन्होंने तमाम जिलों के नाम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे थे बदल दिए, तमाम अस्पतालों के नाम बदल दिए जो बाबा साहब के नाम पे थे, तमाम पार्कों के नाम बदल दिए। जरा इनसे पूछिए, जो जनेश्वर मिश्रा पार्क बना हुआ है किसके नाम पे था? काशी राम जी के नाम पर उस पार्क का नाम था। बहन मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने काशी राम जी के नाम पर पार्क का नाम रखा। इन्होंने रातों रात उसने काली पोत दी। इतनी नफरत थी बाबा साहब के नाम से, इतनी नफरत थी काशी राम जी के नाम से। और बहन मायावती जी के साथ जो किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से जलाकर मारने की, जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। लेकिन सुनील भाई, आप जो कह रहे हैं ना, हम गलत के साथ नहीं सही के साथ खड़े होते और इसलिए बहन मायावती जी भले दूसरी विचारधारा की थी, हम उनके साथ खड़े हुए। आपके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि 13.5% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। इसकी चिट्ठी 2016 में क्यों लिखी समाजवादी पार्टी ने? क्यों दलितों के आरक्षण का विरोध किया प्रमोशन में? और मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे अभय दुबे जी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, ओम बिरला जी पर जाइए, ठीक है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। उनकी बेटी पर इस प्रकार का आरोप लगाना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। आपने कहा कि बैकडोर एंट्री दे दी गई सिविल सर्विस की एग्जाम में। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं अभय जी। सिविल सर्विस की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा, अंजना जी मुझे लगता है ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा एक बेटी पास करके आई, कितनी मुश्किल से उसने पास किया होगा। आप ओम बिरला जी पे अटैक करिए, उनकी बेटी पर आप कह रहे हैं कि उसको बैकडोर एंट्री दे दी गई। अभय दुबे जी, क्या कोई व्यवस्था है क्या कि किसी को सीधे आईएएस बना दिया जाए? आपके पास कोई जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने तुष्टीकरण में जो किया है वो इस देश के लोगों ने देखा है कि जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, राजेंद्र बाबू ने कहा कि जाना है, तब भी आपके लोगों ने रोका। और आप जाति जनगणना की बात करते हैं तो शोभा नहीं देता, क्योंकि राजीव जी ने पार्लियामेंट के भीतर खड़े होकर कहा था, पार्लियामेंट के भीतर, कि जातीय सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे कास्ट वॉर शुरू हो जाएगी, इससे हिंसा शुरू हो जाएगी। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है। 1984 में सिख मारे गए तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह का जस्टिफिकेशन आप लोग देते रहे और आज आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जामिया मिलिया पे आप नहीं बोल सकते कि आज एक दलित परिवार का बेटा जाके जामिया मिलिया में आरक्षण क्यों नहीं पा सकता। उसके कारण कांग्रेस है। आज कोई दलित परिवार का बेटा जाकर एएमयू में आरक्षण नहीं पा सकता क्योंकि उसका कारण कांग्रेस है। और 2019 से पहले कश्मीर के भीतर किसी दलित को, किसी पिछड़े को आरक्षण इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि आपने धारा 370 लगा रखी थी। अंजना जी, ठीक है अंजना जी, देखिए एक जवाब मतलब आप बोलिएगा, जो आप सोच के आए हो तो बोलिएगा, ये मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ। लेकिन एएमयू और जामिया पर जो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी हमला कर रही है, उस पर एक जवाब तो दीजिए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि कौन उस पर सही है, कौन गलत है। बार बार वो लोग कह रहे हैं एएमयू और जामिया में आप लोगों ने जो किया है उसकी वजह से, अब देखिए वहां पर ना एससी ना एसटी कोई किसी को आरक्षण नहीं मिलता। हाँ अंजना जी, मैं पहले मेरे दोस्त सत्य प्रकाश जी ने जो असत्य का अंधेरा फैलाया है उस पर जवाब दे देता हूं। देश के लोगों बड़ी गौर से सुनिएगा। चंपक दुरई राजन का मुकदमा याद कीजिएगा, 1952 का। पहली बार यह हुआ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान था उस पर मद्रास की कोर्ट में यह बात आई जब उन्होंने
स्टेट पॉलिसी के लिए तय किया था कि आज जो राज्य चाहे वो रिजर्वेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करें। जब वो आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मद्रास में पहला मुकदमा लगा और कहा कि जो मूल सिद्धांत इस संविधान के हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उसका वायलेशन है आरक्षण। उन्होंने ये कहा कि साहब जब जाति धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता आर्टिकल 15 में, तो आरक्षण कैसे हो? न्यायालय ने स्थगन दिया। पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे और देश का पहला संवैधानिक संशोधन ही पंडित नेहरू ने यह किया कि मैं बाबा साहब के स्वप्न को साकार करता हूं और इन प्रावधानों के होने के बावजूद आर्टिकल 15 ऐड करता हूं। तभी से आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी मित्रों से, बार बार एएमयू का जिक्र करते हैं, आर्टिकल 25 से 29 किसने निर्धारित किया? पढ़िए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को निर्धारित किया था कि खबर इस वक्त आ रही है, खबर आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों को बता दे। कांग्रेस पार्टी ने अब निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है कैसरगंज से बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस का यह हमला है। दरअसल कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है और अब नैतिकता का सवाल खड़ा कर रहे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है, आरोप लगाया है कि देखिए इनकी नैतिकता। बीजेपी ने बृजभूषण के बेटे को बनाया है उम्मीदवार। जब हम सोच रहे थे कि प्रज्वल रेवन्ना स्कैंडल ने भाजपा की जो चरित्रहीनता है सबसे निचले स्तर को उजागर कर दिया, जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने दिखाया कि गिरने के मामले में उनका कोई स्तर नहीं है। जयराम रमेश ये लिखते हैं कि ऐसी पार्टी है जिसमें थोड़ी भी नैतिकता नहीं बची है। को टिकट देकर बृजभूषण शरण सिंह का सम्मान किया गया है। सवाल तो भाई अब सीधा चलना चाहिए शलभ मणि त्रिपाठी जी के पास, माननीय विधायक जी के पास। ये कौन सा तरीका है? ये क्या तरीका है शलभ मणि जी? शलभ मणि जी रुक जाइए अभय जी। शलभ मणि जी ये क्या तरीका है? जब देना ही था तो फिर बृजभूषण शरण सिंह को ही दे देते। क्या उनके दबाव में उनके बेटे को देना पड़ा है? जो इतने गंभीर आरोप हैं, परिवारवाद पर आप आरोप लगाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला खिलाड़ियों के ही मामले में आरोपी शख्स के बेटे को टिकट दे देते हैं उसी सीट पर। समझ नहीं आता कि इस तरह का दबदबा है इस एक आदमी का। अंजना जी, आरोप कौन लगा रहा? जरा आप देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हारते हैं, वायनाड की सीट उनको दे दी जाती है। और अगर परिवारवाद की बात करेंगे तो कांग्रेस का नाम शुरू करूंगा, समाजवादी पार्टी का नाम शुरू करूंगा, बाकी लोगों का नाम शुरू करूंगा जो हमारे मिश्रा जी बताएंगे बिहार के भीतर। आखिर दिक्कत क्या है? करण भूषण सिंह के बारे में आपको मुझे लगता है जानना चाहिए। लगातार कुश्ती संघ में सक्रिय रहे, एक नौजवान है, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते रहे। एक नौजवान, एक युवा को अगर मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो इसमें तकलीफ उन लोगों को हो रही है कि जिनकी नेहरू जी से उठा के इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल, राहुल जी और प्रियंका जी, जो पूरी का पूरा खानदान चला रहे हैं, पूरी की पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मैं नाम गिनना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि अभी देखिए 5 टिकट दिए हैं और कोई यादव समाज का व्यक्ति नहीं मिला। यहां मोहन यादव जी को उठाकर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एक साधारण से कार्यकर्ता को, कि जब अंजना ओम कश्यप पहुंची कि मैंडेट मिला है, वहां पर जब फोटो खींची गई तो उस फोटो में भी मोहन यादव जी नहीं थे, सबसे पीछे खड़े थे, उठा के भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी को 5 लोग परिवार के, डिंपल जी हो गए, अखिलेश जी हो गए, धर्मेंद्र जी हो गए और भी जो उनके अंकुर हो गए, 5 लोगों के बाहर परिवार नहीं मिलता। वो लोग आज करण भूषण सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, जिस नौजवान ने लगातार काम किया है, जिसने कुश्ती संघ को आगे बढ़ाया है, जिसने लगातार बेहतर काम किया है। आज तक कोई कंट्रोवर्सी उस नौजवान के साथ नहीं रही है। और कैसरगंज बड़ी अंतर से चुनाव जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए तकलीफ है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए तकलीफ है इनके गठबंधन के लोगों को। ये हमें नैतिकता सिखाएंगे जिनकी पूरी की पूरी पार्टी शिफ्ट हो जाती है। एक कोई लड़का रहा होता हमारे आप जैसा अंजना जी, उसका कैरियर खत्म हो जाता अगर अमेठी का चुनाव हार जाता। लेकिन अमेठी का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी आज भी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो चीजों को तय करते हैं। वो लोग बैठ के सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि देश की जनता समझती है, प्रदेश की जनता समझती है, इनकी नीयत समझती है, इनकी नीति क्या है। मुख्तार अंसारी को शहीद बताने वाले सुनील भाई यहां पर बैठे हैं, मैं तो कहता हूं इनके जैसे नौजवानों को क्यों नहीं आगे बढ़ाते। लेकिन मुख्तार अंसारी शहीद है, इनके नेता कहते हैं, मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी शहीद हैं, शहाबुद्दीन शहीद हैं, अतीक अहमद शहीद हैं।
उनको शहीद बना के, मतलब हम लोग तो महापुरुषों के तौर पर अशफाक उल्लाह खां को जवाब ले लेते हैं, उनके प्रणाम दुबे जी करते भी हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, घोष, सुनील जी भी कर रहे हैं। दुबे जी जवाब दे दीजिए। अभय जी, अंजना जी, ये 14 अप्रैल 2024 तक प्रज्वल को भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री तो अपने अकाउंट में उसके वोट ले रहे थे। कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है। अड़ा रहे ब्रजभूषण सिंह कि मुझे मेरे परिवार को टिकट नहीं दिया तो भारतीय जनता डर गए, डर के शरण में चले गए। और ये पहला किस्सा नहीं है, कुलदीप सेंगर का भी किस्सा ऐसे ही हुआ था। अदालत ने कहा कि पोस्ट टू पिलर दर दर भटकती रही, मुख्यमंत्री को शिकायत, आदित्यनाथ जी को शिकायत के महीनों बाद तक कार्रवाई नहीं हुई। वो तो अदालत का शुक्रिया अदा करो। और पुलिस अभिरक्षा में उसके पिता की हत्या कर दी गई, जो शिकायत बेचारी बेटी करने गई थी, बाद में रोंद कर मार डालने की कोशिश की गई। और ये पहला नहीं है, सारे प्रांतों में चले जाइए। बीएचयू में क्या हुआ, ये तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कौन थे वो लोग? गैंगरेप के आरोपी, गैंगरेप के आरोपी। उसके बाद सत्ता की भूख मिटाने दूसरे प्रांतों के राज्यों के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में गए, वो प्रचार करने के लिए। कार्रवाई नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। अगर मुखरता से प्रतिपक्ष आवाज नहीं उठाए तो ये तो बलात्कारियों को, आतंकियों को। आप शर्मनाक बात तो देखिए, आज हिंदू प्रधानमंत्री जी शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान हिंदू मुसलमान करते हैं और सैफुल्लाह फारूक को टिकट देते हैं। पंडितों का हत्यारा 10 साल जेल में रहकर आया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, विधानसभा का चुनाव लड़ाते हैं उसको। तालिब हुसैन को हमारे गृह मंत्री जी मंच पे पीछे खड़ा करते हैं, दुर्दांत आतंकवादी को। क्या बात करते हैं, इनको कोई परहेज नहीं। वो भ्रष्टाचारी हो, आतंकी हो, बलात्कार के आरोपी हो, इनको सत्ता की भूख मिटानी है। नहीं तो ये अजीत पवार को, हसन मुंशिफ को, प्रफुल्ल पटेल को, हेमंत बिस्वा शर्मा को, शुभेंदु अधिकारी को, भावना गवली को, यशवंत जाधव को एक के बाद एक शामिल नहीं करते। ईडी के नोटिस दे दे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, उनके साथ साझा सरकार बना ली। शर्मसार कर देने वाली बात है। जहां तक ओम बिड़ला जी वाला प्रश्न है तो मैं साफ कहता हूं कि चला बनी जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब दीजिए, फिर सुनील जी के पास जाऊंगी। लेकिन लेटरल एंट्री वो उनका नहीं हुआ, लेकिन लेटरल एंट्री से एक बात कहनी है अंजना जी, आप तो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, बोलने दीजिए अभय जी। अभय जी बोलने दीजिए। एक लाइन में बोलूंगा, 2014 के पहले इस देश में कितने आतंकी हमले होते थे और 2014 के बाद किसी भी शहर में आतंकी हमला क्यों नहीं हुआ? अभय जी जरा आप बताइए, किस प्रकार से आपने मुंबई को पूरी की पूरी आतंकियों के हाथ में सौंप दिया और आतंकियों के बाटला एनकाउंटर में मरने पर कौन रोया था? आतंकी मारे गए, कौन रोया था? टोकिए मत। आतंकवादियों के मारे जाने पर बाटला एनकाउंटर के बाद कौन रोया था? सोनिया गांधी जी क्यों रोई थी? हिंदू आतंकवाद क्यों किया आपने? हिंदुओं को आपने आतंकवादी बनाने का प्रयास क्यों किया? आपकी जो अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीच में मत टोकिए। 2014 के पहले आतंकी हमले बार बार क्यों होते थे? हर शहर में क्यों होते थे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरपरस्ती थी। आप आतंकवादियों को संरक्षण देते थे। बाटला एनकाउंटर में मोहन शर्मा अपने बेटे को कभी भारत ने आईएसआई को जांच के लिए नहीं बुलाया। शलभ मणि जी, आतंकवादियों के लिए हमले के बाद कांग्रेस पार्टी आईएसआई को जांच के लिए एक बार जल्दी से थोड़ा सा दिखा दीजिए, बाकी दोनों को भी दिखा दीजिए, बाकी दोनों को दिखाइए भाई, हटाइए, नहीं तो फिर बीच में मत टोकिए। हिंदू आतंकवाद सत्यप्रकाश जी और आप ऑफर दीजिए ऑन एयर ही अभय जी को अपनी तरफ करने का। अब आप ही दोनों को मौका नहीं मिल पा रहा है। सुनील जी पहले बोलेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मुख्तार अंसारी, मैं केवल ये सारे माफिया डॉन, सजा याफ्ता लोग, उनके परिवार वाले सही है? ये उनका सवाल, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का को है, ये देश के लोग एक लाइन में समझ जाएंगे। आज की डेट में, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का नया हीरो कौन है? प्रज्वल रवन्ना। और ये बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों के और बलात्कारियों का अगर गोदाम कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये लोग अब भ्रष्टाचार पे, ये लोग अब बलात्कारियों पर ज्ञान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बात मैं और साफ करूंगा, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी, मैं अंजना ओम कश्यप जी के कार्यक्रम में कह रहा हूं और इस बात को हमारी पार्टी ने भी कहा है कि वो समाजवादी पार्टी की गलती थी और उस गलती को हम सुधार रहे हैं। जैसे ही 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जाति जनगणना करा करके ओबीसी का भी आरक्षण बढ़ाएंगे, दलितों का भी आरक्षण बढ़ाएंगे, आदिवासियों का भी आरक्षण बढ़ाएंगे। उसकी चिंता मत करिए।
आप बताइए कि आप मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सलभ भाई, सत्य प्रकाश मिश्र जी, उन्होंने अपनी नीति साफ रख दी है। मिस्टर मिश्रा, हमारी नीति वो करेंगे, हम कर चुके हैं। बिहार में 10% आरक्षण हम बढ़ा चुके हैं। बीच में नहीं बोले, असल मुद्दों से भटकाने के लिए सब कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता मित्र हैं वो करेंगे, गलती स्वीकार कर रहे हैं। ये बीच में बोलना ठीक नहीं है सुनील जी, प्लीज। आपके वक्त में नहीं बोल रहा था मैं। समाजवादी पार्टी दलितों की घनघोर विरोधी पार्टी रही, इसमें किसी को इनकार नहीं है। और जब मौका था उस समय दिया नहीं प्रमोशन में आरक्षण, वोट कर दिया खिलाफ। अब आप कह रहे हम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने, भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों ने मिलकर बिहार में 10% आरक्षण बढ़ाया, हम कर चुके हैं। प्रकाश मिश्र जी, आप इसी पर रिएक्शन अपना दे दीजिएगा। खबर बड़ी दिलचस्प आ रही है, खबर बड़ी दिलचस्प आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अब ये कह दिया है कि लगता है मोदी जी मेरे बयान से परेशान है। फवाद चौधरी ने किया था राहुल गांधी का समर्थन। फवाद के बयान पर पीएम ने राहुल गांधी पर हमला किया था और फवाद चौधरी अब अपनी पीठ थपथपाने लगे हैं। वो लेक्स पर लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है मोदी जी मेरे बयान से परेशान हैं। सत्य प्रकाश मिश्र जी, आप इसी पर रिएक्शन दे दीजिए जल्दी से। इंडिया पाकिस्तान कौन करा रहा है? कांग्रेस पार्टी इसमें दिलचस्पी ले रही है। अब उस बयान पर कोई न कोई टिप्पणी तो करनी पड़ेगी। वास्तविकता ये है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक शब्द और एक खास अल्पसंख्यक शब्द और पाकिस्तान शब्द लाने में कांग्रेस थोड़ी सफल रही है। करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि झूठ के पालने पर बहुत ज्यादा खेल नहीं चलता। झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, रणनीतिक रूप में बीमार हैं, कोई दवाई खा रहे हैं, कभी कह रहे कि आरक्षण वाला दवाई, कभी संविधान वाली दवाई, कभी ये पाकिस्तान वाली दवाई। तो राहुल गांधी को तय कर लेना चाहिए कि चुनाव वो 2011 में जो सेंसस का डेटा गायब कर दिया, उस पर भी जवाब मांगेगी जनता। यूपीए की सरकार 10 साल थी, 3 साल उस फाइल पे बैठे रहे जातिगत जनगणना पर, उस पर कुछ बोलते नहीं समाजवादी पार्टी वाले रिया वैद्य के प्रवक्ता कांग्रेस के। फवाद चौधरी ने अब शलभ बनी जी सीधा पीएम पे कह दिया है कि उनके ट्वीट से पीएम परेशान हो गए हैं। अंजना जी, देखिए, फवाद चौधरी कांग्रेस के समर्थन में कूदे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। पर आप एक बात बताइए कि पाकिस्तान या इस देश का दुश्मन देश कोई भी होगा, वो भारत के भीतर कौन सी सरकार चाहता होगा? मोदी जी को चाहेगा या कांग्रेस पार्टी को चाहेगा? कोई भी दुश्मन देश, भारत का कोई भी दुश्मन मुल्क हो, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहता है, इंडी गठबंधन की सरकार चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब भी भाजपा की सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। कोई डोजियर नहीं भेजते मोदी जी, और बार बार भाग के मनमोहन सिंह जी की तरह दुनिया के मंचों पर नहीं जाते कि हमें जाकर पाकिस्तान से बचाओ, हमें चाइना से बचाओ। घुसकर मारते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी सेना घुसती है, सर्जिकल स्ट्राइक कर आती है। ये तो सबको पता है कि जितने दुश्मन मुल्क हैं वो आज कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। भारत के भीतर कांग्रेस गठबंधन की सरकार चाहते हैं, जितने दुश्मन मुल्क हैं भारत के। और इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसी के साथ आज की बहस में इतना ही, लेकिन दिलचस्प है जिस तरह से ये पूरी जंग आगे बढ़ रही है।